दोस्तों आज हम देखेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन पर आधारित 20 MCQ। सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन होता क्या है। मैं आपको किताबी भाषा को एकदम व्यवहारिक आम भाषा में बताऊंगा, आपको एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा, रटना कुछ पड़ेगा नहीं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंगिक जनन। देख रहे हो आप, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो ये लड़का और ये लड़की और ये बेबी जो हुआ है, अर्थात हम हमारे मम्मी पापा से हम उत्पन्न हुए हैं, तो हमारा लैंगिक जनन है, यानी मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी? शॉर्टकट में, सब कुछ शॉर्टकट में है आपके। देखिए, जब दो जीव नर तथा मादा, नर यानी अपने पिता और मादा यानी अपनी माता जी की जनन कोशिकाएं शुक्राणु, देखिए शुक्राणु होता है वो होता है पिताजी के अंदर, और अंडाणु होता है वो हमारी माता जी के अंदर होता है, मिलती है और नया जीव बनता है। नया जीव के अंदर हम उत्पन्न होते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, इसी लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद लैंगिक जनन की विशेषता, तो विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता, दो माता पिता की आवश्यकता होती है, अर्थात लैंगिक जनन में दो लोगों की आवश्यकता होती है। जीनों में विविधता होती है, जीनों के अंदर है, यानी माता का जीन अलग होगा, पिता का जीन अलग होगा, जटिल प्रक्रिया है एक। उसके बाद में इसके प्रकार, लैंगिक जनन के प्रकार, तो लैंगिक जनन के दो प्रकार होते हैं, हमें पता है। एक तो आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किस किस में होता है? मनुष्य में और कुत्ते में, अर्थात हम 9 महीने तक माँ के पेट के अंदर है वो बड़े होते हैं, तो ये आंतरिक निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन, जो जैसे मेंढक और मछली, ये अपने जीव अपने बच्चों को है वो पानी के अंदर छोड़ देते हैं और वहीं पर इनका विकास होता है, ठीक है। तो ये हो गया आंतरिक और बाह्य निषेचन। उसके बाद में अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन के अंदर है हमें एक नया जीव केवल एक ही जीव से बिना लैंगिक कोशिका से कोशिकाओं के बनता है। कहने का मतलब क्या है? अपने जन्म के समय तो माता और पिता दो लोग भाग लेते हैं हमें उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए, लेकिन अलैंगिक जनन में केवल और केवल एक ही लोग होता है, वही मम्मी होता है, वही पापा होता है, सब कुछ वही होता है, ठीक है। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद में इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? तो एक ही माता पिता, माता और पिता दोनों एक ही होते हैं, कोई लैंगिक कोशिका नहीं, लैंगिक कोशिका नहीं होती है इनमें, मतलब जनन के लिए अलग से कोशिका नहीं होती है। जैसे माता और पिता के अंदर, माता के अंदर होता है अंडाशय और पिता के अंदर होता है वृषण, और तेज और सरल प्रक्रिया है यह। पेड़ पौधों के अंदर हम देखते हैं एक जैसे होते हैं सारे के सारे, संतति में समानता, तो देखते हैं नीम का अगर पौधा है तो नीम सारे के सारे सब नीम एक जैसे ही होंगे, तो संतति है या संतान में समानता पाई जाती है। अब अलैंगिक जनन के प्रकार, द्विविभाजन या द्विविखंडन अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। बहु, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन पाया जाता है। इसके उदाहरण आपको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको सीधा उदाहरण पूछता है कि द्विखंडन का उदाहरण बताइए, तो आपको पता होगा अमीबा और पैरामीशियम है, तब तो आप बता दोगे, वरना आप नहीं बता पाओगे। तो अंकुर जनन इसका होता है यष्ट और हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन, या इसको मुकुलन भी बोलते हैं, हाइड्रा में मुकुलन। अंकुर जनन को हिंदी में मुकुलन भी बोलते हैं। तो यष्ट और हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। विखंडन, विखंडन है वो स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है, याद रखना है आपको। उसके बाद में ये स्पोरोलेशन, इसके अंदर राइजोपस इसका उदाहरण। कायिक प्रवर्धन के अंदर आलू, अदरक, गुलाब। कायिक प्रवर्धन के अंदर आपको और चीज़ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण याद रखना है, वो रखना है ब्रायोफिल्म की पत्ती की। ब्रायोफिल्म की पत्ती है वो किसका उदाहरण है? कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। हम ये आप देख लेना, आसानी बना के दे रखी है। ये लैंगिक जनन है, ये आधार क्या माना है मैंने? आधार जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अंतर है इनमें। माता पिता की संख्या लैंगिक जनन में तो दो होती है, यानी हमें तो माता और पिता दोनों से उत्पन्न होते हैं हम आदमी तो, और अलैंगिक जनन में माता और पिता दोनों एक ही होते हैं। विविधता, हमारे अंदर विविधता पाई जाती है, जैसे हमारे माता पिता की शकल सूरत अलग होती है, हमारी अलग होती है, हम जितने भी भाई बहन हैं उन सब की अलग होती है, और इनमें वो समानता, विविधता नहीं होती है। सारे के सारे पौधे एक जैसे होते हैं, जैसे टाली का वृक्ष है तो सारी लगभग सेम टाली है वो एक जैसी होगी, नीम का वृक्ष है तो नीम, और आम का वृक्ष है तो आम का वृक्ष सारे एक जैसे होंगे, यानी समानता पाई जाती है, इनमें विविधता नहीं पाई जाती है अलैंगिक जनन में। इन हमारी प्रक्रिया वो जटिल होती है, इनकी प्रक्रिया एकदम सरल होती है। हमारी गति है वो धीमी होती है, इनकी गति है वो तेज होती है। देखो, हमें 5-7 साल लगते हैं, मतलब हमारा विकास और वृद्धि होता है, तो कम से कम 15 से 20 सालों में हम हमारी पूरी ऊंचाई लेते हैं, जबकि पेड़ पौधे हैं वो 5-7 साल में लंबे हो जाते हैं। उदाहरण अलैंगिक जनन का, लैंगिक जनन का तो मनुष्य होता है, और अलैंगिक जनन की हमें पता है अमीबा, यस्ट, आलू, ये सारे के सारे अलैंगिक जनन के उदाहरण हो गए। उसके बाद में देखिए, ये प्रश्न है जो हम देख रहे हैं वो एसएससी, यूपीएससी यानी कलेक्टर के एग्जाम में, रेलवे, टीचर के एग्जाम में, इन सब परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1, मनुष्य में भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? तो मनुष्य में भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? डिंब ग्रंथि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, गर्भनाल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भ्रूण का विकास है वो माता के शरीर में होता है, हमारी माता के शरीर में हमारा विकास होता है। तो वो स्थान कौन सा होता है? तो वो
आपको देखना है, बताना है आपको। गर्भाशय के अंदर होता है, गर्भाशय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गर्भाशय। गर्भाशय के अंदर है हमारा फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं उसको। गर्भाशय के अंदर देखिए सबसे पहले है वो एकदम छोटे अंडे जैसा होता है एकदम, उसके बाद में ऐसी आकृति होती है हमारी, उसके बाद में ऐसी ऐसी पेट के अंदर जो आकृति बनती है वो इस प्रकार है, वो हम विकास और वृद्धि करते रहते हैं हमारे शरीर के अंदर। जैसे ही 9 महीने के हो जाते हैं इस आकृति के हो जाते हैं हम, और उसके बाद में 9 महीने के बाद हमारा जन्म हो जाता है। तो विकास और वृद्धि कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा जननांग केवल महिलाओं में पाया जाता है? यानी महिलाओं के अंदर पाया जाने वाला जननांग कौन सा है? तो शुक्राणु तो हमें पता है पापा के अंदर पाया जाता है, लड़कियों के अंदर पाया जाता है। अंडाणु, अंडाणु है वो माता और पिता दोनों के पास होता है। अंडाणु है वो, अंग नहीं है अंडाणु। अंडा, उसके बाद अंडाशय है ना, वो होता है, ये देखिए अंडाशय माता के अंदर पाया जाता है। मादा के अंदर पाया जाने वाला जननांग प्रोटेस्ट ग्रंथि, ये ग्रंथि है तो जननांग अंग पूछा है हमें, तो ग्रंथि पूछी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंडाशय। अंडाशय क्या कहाँ होता है? ये देखिए दोनों तरफ अंडे जैसी आकृति लगी होता है ना, ये माता के शरीर में होती है। ठीक है, तो इसी अंडाशय बोलते हैं, ये जननांग है। उसके बाद में शुक्राणु का निर्माण पुरुषों में कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण है वो पुरुषों के अंदर कहाँ होता है? आपको ऑप्शन है प्रोटेस्ट ग्रंथि, वृषण, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। तो शुक्राणु का निर्माण है वो वृषण के अंदर होता है। कहाँ होता है? वृषण के अंदर पुरुषों में। वृषण कैसा होता है? तो ऐसी आकृति होती है पुरुषों के अंदर, वो वृषण की होती है। और यहाँ पर शुक्राणु निर्माण होता है, और उन शुक्राणुओं के द्वारा ही बच्चा उत्पन्न होता है। वो शुक्राणु माता जी के गर्भ में जाते हैं, तब जाकर बच्चा उत्पन्न होता है अंडाशय में। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा जननांग जनन का एक प्रकार नहीं है? अलैंगिक जनन हम पढ़ के आए हैं, अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन भी होता है, अपजनन, खंड जनन। तो ये तो होते हैं, लेकिन हमें पूछा है नहीं, प्रकार नहीं है, तो प्रकार नहीं है कौन सा होगा? अपजनन, सी आंसर होगा इसका सही। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य के अंदर निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मतलब माता का अंडाणु और पिता का शुक्राणु दोनों मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? गर्भाशय में, डिंब वाहिनी में, अंडाशय में, योनि मार्ग में। तो डिंब वाहिनी बोलते हैं फ्लूपियन ट्यूब को, फ्लूपियन ट्यूब को डिंब वाहिनी बोलते हैं। ये देखिए मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ। जो यहाँ से ये जो नली है ना, ये नली, इसको बोलते हैं डिंब वाहिनी या फ्लूपियन ट्यूब। इसके अंदर है वो निषेचन होता है। प्रश्न संख्या 6, मानव प्रजनन में निषेचन के बाद बिना कोशिका को क्या कहा जाता है? भ्रूण, युग्मनज और अंडाणु, शुक्राणु। तो मानव प्रजनन के अंदर निषेचन के बाद, निषेचन होने के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7, स्त्री जननांगों में से कौन निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो जननांग में निषेचन की प्रक्रिया में भाग कौन नहीं लेता? तो देखिए अंडाशय, अंडाशय लेता है, गर्भाशय भी लेता है, डिंब वाहिनी भी लेता है, फ्लूपियन ट्यूब में अभी पढ़ गए हैं हम। लेकिन मूत्र मार्ग है वो भाग नहीं लेता है जननांग के अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी होगा। उसके बाद में मनुष्य में किस क्रोमोसोम संयोजन से पुत्र का जन्म होता है? तो याद रखना एक्स वाई वाला जोड़ा है वो पुत्र का निर्माण करता है, ये तो आपको याद ही रखना, एक्स वाई का जोड़ा है वो पुत्र निर्माण करता है। स्त्रियों में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? तो स्त्रियों में एक्स एक्स पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं एक्स एक्स। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। पुरुष बाहरी अंग, मनुष्यों में जनन तंत्र का बाहरी अंग है वो होता है वृषण। ठीक है, जो बाहर होता है शरीर के, वृषण, जिसके द्वारा मूत्र हम विसर्जन करते हैं वो होता है वृषण। ठीक है, तो वो बाहरी अंग जनन अंग है। प्रश्न संख्या 11, लैंगिक जनन में 2 कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? 2 कोशिका मिलकर क्या बनाती है? भ्रूण, युग्मनज, अंडाणु, बीजाणु। तो इसका सही आंसर होगा 2 कोशिकाएं। 2 कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? तो युग्मनज बनाती है। क्या बनाती है? युग्मनज। प्रश्न संख्या 12, जनन के लिए जिम्मेदार पुरुष हार्मोन कौन सा है? जनन के लिए, हाँ, तो अर्थात एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और थायरोक्सिन। जनन के लिए पुरुष में हार्मोन कौन सा पाया जाता है? पुरुष में हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, महिलाओं में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? यानी महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनता है? तो डिंब वाहिनियों में, अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में। तो अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या का सही आंसर होगा डी, बी, अंडाशय। अंडाशय में अंडा बनता है महिलाओं के अंदर। प्रश्न संख्या 14, गर्भाशय की पुष्टि किस हार्मोन से होती है? गर्भाशय की पुष्टि मतलब कोई लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं है, इसकी इसका पता कैसे चलता है? तो मूत्र के अंदर है, और एक, अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है या महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो एक मूत्र के अंदर एक हार्मोन आने लग जाता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन को HCG कहने लगते हैं। उस हार्मोन को क्या कहते हैं? HCG कहते हैं।
ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म ये आपके सामने ह्यूमन कोरियोनिक गोन्डोट्रोफिन, ऐसे आप देख लेना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15, लैंगिक जनन में कितने जनन कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में कितने जनन कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर होगा 2। लैंगिक जनन के अंदर माता और पिता दो, एक माता की और एक पिता की 2 जनन कोशिका चाहिए होती है हमें। प्रश्न संख्या 16, निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन तो हमें पता है, अंडाणु और शुक्राणु के संयोग को निषेचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 का सी होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र की समयावधि होती है 20 दिन, 28 दिन, 35 दिन और 40 दिन। तो इसका सही आंसर होगा 28 दिन। प्रश्न संख्या 18, भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है। तो भ्रूण को पोषण है वो, यानी हम जब पेट में होते हैं, माता जी के पेट में होते हैं, तब अंडाशय से, गर्भाशय, गर्भनाल से किससे मिलता है, मूत्राशय से हमें पोषण है। वो खाना पीना कहाँ से मिलता है, तो गर्भनाल से मिलता है, जिसको अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं। 10वीं क्लास की बुक के अंदर है ये। सी आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 19, मनुष्यों में एक स्वस्थ गर्भ धारण की सामान्य अवधि कितनी होती है। एक स्वस्थ गर्भ धारण की समयावधि कितनी होती है, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने। तो हमें पता है हम पेट में कितने दिन रहते हैं, 9 महीने तक। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्विलिंगी जीव है। मेंढक, मनुष्य, केंचुआ, मछली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी, केंचुआ है वो द्विलिंगी जीव है। केंचुए नर भी होता है और मादा भी होता है। सो धन्यवाद। आप कामयाब हो जीवन में और खूब ऊंचाइयों को छुएं। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।